हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज इससे हम लोग इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे एसके झा सर का एनटीपीसी सीबीटी 2 का मैथ को। और दोस्तों आपने अभी तक एजुकेशन ग्रुप 3.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और दोस्तों आप अगर इस वीडियो क्लास के PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ग्रुप 3.0 में जुड़ जाइए और वहां पर आपको सभी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 10 डिग्री और प्लस का करते करते cos स्क्वायर 90 डिग्री, इसका मान पूछा है। cos स्क्वायर 5 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 10 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 15 डिग्री और ऐसे करते करते दिया है cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का होता है cos स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यानी कि इन दोनों थीटाओं का मान सेम होना चाहिए, तभी हमारा होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा का मान 1। और दोस्तों एक तो और भी जानते हैं कि cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर में होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से दिया है cos स्क्वायर 5 डिग्री, तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 90 माइनस का 85 डिग्री, क्योंकि 90 में से 85 जाएगा तो यह हो जाएगा 5 डिग्री। और इसको लिख सकते हैं बराबर में साइन स्क्वायर 85 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हुआ cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये थीटा यहाँ पर हुआ है। तो इसी प्रकार हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 85 डिग्री बराबर में साइन स्क्वायर 85 डिग्री। और दोस्तों यहाँ से दिया है प्रश्न में कि cos स्क्वायर 5 डिग्री फिर 10 डिग्री 15 डिग्री 20 25 30 35 40 और 45, फिर उसके बाद ऐसे डॉट डॉट करते करते दिया है 90 डिग्री। तो दोस्तों इसको 5 को हम बदल सकते हैं 85 में, क्योंकि cos स्क्वायर 90 माइनस 85 बराबर में यहाँ पर लिखे हैं साइन स्क्वायर 85 डिग्री। तो यहाँ से इसको दोस्तों लिख सकते हैं cos स्क्वायर 5 डिग्री का मान साइन स्क्वायर में, इसको लिख सकते हैं 85, इसको लिख सकते हैं 80, इसको 75, इसको 70 और इसको 65, इसको 60 और इसको 55 और इसको लिख सकते हैं 50 डिग्री और यहाँ पर 45 डिग्री। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम करेंगे इसको हम 45 डिग्री तो ये दोनों सेम हो जाएगा, यानी कि यहीं तक हमारा इसको लिमिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा का मान 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का मान और cos स्क्वायर थीटा का मान दोनों सेम होगा, तभी जाकर हमारा एक आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों यहाँ तक तो हो गया 40 तक 50 डिग्री तक। और यहाँ से दोस्तों ये कितना है, यह है 90, तो इसके पहले होगा 85, फिर होगा 80, फिर होगा 75, 70 और 65, 60, 55 और ये 50, फिर 45। तो 45 तक आगे रुक गए हैं, क्योंकि 50 तक यहाँ तक होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से होगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री और यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 85 डिग्री, यानी कि इसका योग और इसका हो जाएगा 1। ठीक इसी प्रकार 80 का और यहाँ पर 80 का इसका भी हो जाएगा 1, और यहाँ पर 75 का और यहाँ पर भी 75 का तो इसका भी हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 70 का और यहाँ पर भी 70 का तो यहाँ पर भी हो जाएगा इसका 1, फिर 65 का, फिर 65 का, यानी कि 1 60 का 1 55 1 और 50 1, और यहाँ से बच गया हमारा कितना cos स्क्वायर प्लस का 45 डिग्री और एक तो बच गया cos स्क्वायर 90 डिग्री, क्योंकि प्लस का cos स्क्वायर 90 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से कितना हमारा योग हो जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि यहाँ से हमारा आ गया 8 और प्लस का cos स्क्वायर 45 डिग्री है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो यहाँ से हो जाएगा 1/√2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर जगह प्लस का cos स्क्वायर 90 डिग्री है,
यानी कि cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 8 प्लस का 1/√2 का स्क्वायर यानी कि 1/2, और ये हो जाएगा प्लस का 0 का स्क्वायर यानी कि 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारा मान आ गया 8 सहित 1/2 आंसर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। चिराग की वर्तमान आयु क्या है? क्योंकि यहाँ से दिया है सुरेश और चिराग की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है, यानी कि एस फॉर सुरेश और चिराग यानी कि CH चिराग, इसकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, यानी कि वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 5:4 और 3 साल बाद बोल रहा है। वर्तमान से 3 साल बाद ये हो जाएगा 3 साल बाद सुरेश और चिराग के आयु का अनुपात दिया है 11:9, 11:9 दिया है। तो दोस्तों यहां से अगर हम अंतर देखते हैं तो यहां से अंतर है 2 का और यहां पर अंतर है 1 का, यानी कि इन दोनों का अंतर को हम लोग बराबर करेंगे। तो इस 1 का गुना करेंगे इसमें और इस 2 का गुना करेंगे इसमें, तो ये 2 से गुना होगा तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 11:9। तो अब दोस्तों देखते हैं अंतर कितना है, यानी कि ये सुरेश जो है वो 10 से हो रहा है 11 और चिराग हो रहा है 8 से 9, यानी कि अनुपात में अंतर है 1 साल का। लेकिन वर्ष में कितना अंतर है? तो वर्ष में अंतर है 3 वर्ष का। यहाँ से हो जाएगा 3। तब पूछा है क्या कि चिराग की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चिराग के कितना अनुपात में है? आयु 8 है, यानी कि यहाँ से 8 बराबर में हो जाएगा 3 गुने में 8, यानी कि चिराग की वर्तमान आयु जो है वो है 24। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई जो है वो 5 मीटर है तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है। तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समचतुर्भुज है, कोई हमारा एक समचतुर्भुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई जो दिया है वह दिया है दोस्तों 5 मीटर। तो यहां से हो जाएगा सभी भुजा 5 मीटर और एक विकर्ण की लंबाई दिया है 2.8 मीटर। एक विकर्ण की लंबाई दिया है ये वाला 2.8 मीटर। तो दोस्तों एक तो और विकर्ण खींचेंगे तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज में जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण बनाते हैं और वो समान 2 बराबर भागों में बट जाते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा ये 2.8, तो ये हो जाएगा 1.4 और ये हो जाएगा 1.4 और ये दिया है 5 और उसके सामने का कितना हो जाएगा कोण? ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का सामने का कोण का भुजा जो होता है वह होता है कर्ण, यानी कि ये हो जाएगा हमारा कर्ण और ये लंब या आधार कुछ भी हो सकता है। यहाँ से हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा ये लंब या आधार का स्क्वायर यानी कि 1.4 का स्क्वायर और प्लस का इसको मान लेते हैं कि इसकी लंबाई जो है वो x है, तो इसके भी लंबाई हो जाएगा x प्लस का हो जाएगा x स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर में 14 का स्क्वायर यानी कि 196, तो ये हो जाएगा 1.96 प्लस का ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये 1.96 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में, क्योंकि 25 माइनस का 1.96 बराबर में x स्क्वायर। ये दोस्तों घट के कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 23.04 क्योंकि 96 और 4 100 यानी कि 2 25 में से 2 जाएगा तो 23 यानी कि 23.04 बराबर में x स्क्वायर। यहाँ से x बराबर में हो जाएगा अंडर रूट का 23.04, यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 4.8। ठीक है, x का मान आ गया 4.8 यानी कि यहाँ से ये हो गया 4.8 और ये भी हो गया 4.8 यानी कि d1 कितना हो गया? d1 हो गया हमारा 4.8 प्लस का 4.8 यानी कि 9.6 और d2 कितना दिया है?
D2 दिया है 2.8। तो एरिया पूछा है, तो एरिया बराबर में होता है समचतुर्भुज का, वह होता है 1/2 गुने D1 इंटू का D2। तो यहां से हो जाएगा 1/2 गुने D1 कितना है 9.6, D2 2.8। तो ये दोस्तों कट जाएगा 1.4। यहां से आ गया हमारा कितना एरिया, एरिया आ गया 13.44 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रघु ने 1,000 रुपए का निवेश किया और T वर्षों के बाद 1,300 रुपया प्रति 6% की ब्याज की दर पर प्राप्त किया, तो T का मान ज्ञात कीजिए। इनके यहां से दिया है P बराबर में 1,000 रुपया और अमाउंट बराबर में दिया है 1,300 रुपया और रेट दिया है 6%। यहां से टाइम पूछा है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज बराबर में होता है मिश्रधन माइनस का मूलधन। यहां से ऐसा ही बराबर में हो जाएगा, मिश्रधन कितना है 1,300 और माइनस का मूलधन 1,000। यहां से ऐसा ही आ गया हमारा 300 रुपया। ठीक है, तो ऐसा ही बराबर में होता है, इनके 300 बराबर में होता है PRT यानी कि मूलधन गुने में रेट इनकी दर और बटे गुने T और बटे में 100। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और ये 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट और ये 6 5 30। इनके यहाँ से टाइम बराबर में आ जाएगा 5 साल। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, स्वभुजाओं वाले बहुभुज में कितने विकर्ण बनाए जा सकते हैं। इनकी भुजाओं को संख्या कितना दिया है, इनकी n का मान दिया है, वह दिया है 100। हम लोग जानते हैं कि समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या जो होता है वो होता है, इनकी विकर्णों की संख्या बराबर में हो जाएगा n इंटू n माइनस 3/2, जहाँ n है बहुभुज की भुजाओं की संख्या। यहाँ से बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितना दिया है 100 दिया है। यहाँ से हो जाएगा 100 इंटू का 100 माइनस का 3 और बटे में हो जाएगा 2। तो एक कर जाएगा 50 बार में, क्योंकि यहाँ से हमारा आ जाएगा 50 इंटू का 97, क्योंकि 100 में से 3 जाएगा 97। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 0 7 5 35 5 3 9 5 45 और 3 48, क्योंकि समबाहुभुज के विकर्णों की संख्या जो आ गया वो आ गया 4850। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार डीलर ने 30% छूट पर एक कार खरीदी और उसने कीमत पर 40% का लाभ मार्जिन जोड़ा और फिर कार को 25% छूट पर बेचा, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मान लेते कि कार का जो अंकित मूल्य है, वो कार का अंकित मूल्य है 100 रुपया, जिसमें कोई डिस्काउंट के बाद खरीद रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहा है, वो दे रहा है 30% का। 100 का 30% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि 30% डिस्काउंट पर वो कार खरीद रहा है। यानी कि वो व्यक्ति कार खरीद रहा है कितना में, वो खरीद रहा है 70 रुपया में। और फिर बोल रहा है आगे कि उसने कीमत पर यानी कि 70 रुपये पर 40% का लाभ मार्जिन जोड़ता है, क्योंकि 70 का 40% लाभ जोड़ेंगे तो 70 का अगर 40% निकालेंगे तो ये हो जाएगा डबल डबल कैंसिल, यानी कि 28 रुपया। यानी कि 28 रुपया वो और अतिरिक्त जोड़ता है, क्योंकि उसका कितना हो गया प्राइस, उसका प्राइस हो गया 98 रुपया। और फिर उसके बाद वह कितना का छूट दे रहा है, 25% का छूट दे रहा है, क्योंकि 98 पर 25% का छूट दे रहा है। यहाँ से डिस्काउंट निकाल देंगे तो डिस्काउंट बराबर में हो जाएगा 98 का 25%, कि 25 बट्टा में 100, ये 25 चौक के 100 और ये 4 दूनी 8, 1 4 चौक के 16, 2 4 5 20, यानी 24.5 रुपया का वो छूट दे रहा है। तो जब 24.5 रुपये का छूट देगा तो उसका कितना मूल्य हो जाएगा, उसका मूल्य हो जाएगा और घटकर ये हो गया यहाँ से घटकर, यानी कि 5 और ये 7 में से 4 जाएगा 3 और ये 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 73.5 रुपया पर वो बेच रहा है। तो बोल रहा है कि उस व्यक्ति को कितने % का लाभ या हानि होता है। यानी कि वो व्यक्ति जो है वो वस्तु को कितना में खरीदा था, वो खरीदा था यहाँ से 70 रुपया में और वो बेच रहा है डिस्काउंट करने के बाद और जोड़ने के बाद 73.5 रुपया में। उसको लाभ जो हो रहा है कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो हो रहा है 3.5 रुपया। और किससे प्रॉफिट हो रहा है,
तो वो 70 से हो रहा है, क्योंकि बट्टे में हो जाएगा 70 और गुने का हो जाएगा 100। तो ये दोस्तों हो जाएगा 1 कैंसिल आउट, क्योंकि यहाँ से P बराबर में आ जाएगा 35/7, क्योंकि ये 10 है और ये 3.5 है, तो 1 से दशमलव ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा प्रॉफिट बराबर में 5%। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 110 मीटर लंबी एक गाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 132 मीटर लंबे पुल पार करने में कितना समय लगेगी। यानी कि ट्रेन की गति जो है, यानी कि ट्रेन की चाल वो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन की लंबाई कितना है, तो ट्रेन की लंबाई जो है 110 मीटर, यानी कि 110 मीटर है। और पुल की लंबाई कितना है, पुल की लंबाई जो है 132 मीटर, यानी कि 132 मीटर। तो दोस्तों यहां से देखते हैं, तो यहाँ पर सब में है मीटर। तो ट्रेन की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इसको हम सेकेंड में बदलेंगे तो इसको करना पड़ेगा 5/18 से गुना। यहाँ से कर देते हैं कि 5/18 जब ये गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18×4 = 72। ट्रेन की चाल लग गया 20 मीटर प्रति सेकेंड। और ये ट्रेन जो है पुल को जो पार करेगी वो अपने लंबाई के और प्लस का पुल की लंबाई के दूरी को ही पार करेगी, और उस दूरी को जो पार करने में लगेगा समय वही हो जाएगा पुल को पार करने में लगा समय। यहाँ से समय निकाल देते हैं, क्योंकि यहाँ से हम लोग जानते हैं कि v बराबर यानी कि चाल बराबर में होता है दूरी बट्टा में समय। यहाँ से समय बराबर में हो जाएगा दूरी बट्टे में चाल। तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा 110 और प्लस का 132, ये हो जाएगा 242, और बट्टे में कितना चाल है, तो चाल आया 20 मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि बट्टे में हो जाएगा 20। यहाँ से ये दोस्तों कट जाएगा 121 बार में और ये 10 बार में, और ये दोस्तों कटेगा, यानी कि ये हो जाएगा 12.1 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 घंटियां 3, 4, 5 तथा 8 सेकेंडों के अंतर में बजना एक साथ आरंभ करती है, तो कितनों मिनटों के पश्चात एक साथ पुनः बजेंगे। यानी कि वे चारों घंटियां जो बज रही है वो बज रही है 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में और 8 सेकेंड में। तो प्रश्न में बोल रहा है कि ये घंटियां जो है वो कितने समय पश्चात वो एक साथ बजना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसा जब भी सवाल दिया रहेगा तो इसका हम सीधा सीधी एलसीएम निकाल लेंगे, क्योंकि 3, 4, 5, 8 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 3, 4, 5, 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3, 4, 5, 8। गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 से, यानी कि 3, ये 2 दूनी 4, ये 5 और ये 4 दूनी 8, यानी कि ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 5 60 और 60 चके 240। 240 सेकेंड के बाद ये चारों घंटियां जो है वो एक साथ बजना प्रारंभ कर देगी। तो 240 सेकेंड को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 240 और बट्टे में हो जाएगा 60, ये कट जाएगा 0 और ये 6 चौके 24, यानी कि 4 मिनट के बाद ये चारों घंटियां जो है वो एक साथ बजना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि समीकरणों 14x + 8y + 5 बराबर में 0 और 21x माइनस का ky और माइनस का 7 बराबर में 0 का कोई हल संभव नहीं है, तो k का मान क्या होगा। यहां से दिया है समीकरण 14x प्लस का 8y और प्लस का 5 बराबर में 0 दिया है, और दूसरा दिया है कि 21x माइनस का ky और माइनस का दिया है 7 बराबर में 0। तो दोस्तों इसको पहले a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 को निकाल लेंगे, यानी कि यहां से अगर हो जाएगा a1 बराबर में, यानी कि x का गुणांक, तो a1 बराबर में हो जाएगा 14 और b1 बराबर में यानी कि y का गुणांक, तो ये हो जाएगा 8 और c1 बराबर में यानी कि अचर पद, तो ये हो जाएगा c1 बराबर में 5 और दूसरा में a2 हो जाएगा 21, b2 हो जाएगा माइनस का k और c2 हो जाएगा माइनस का 7, और दिया है कि इसका कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं है तो इसका हो जाएगा a1 बट्टे में a2 बराबर में b1 बट्टे में b2 और बराबर नहीं c1 बट्टे में c2, क्योंकि a1 कितना है, a1 है 14
बट्टे में 21 बराबर में 8 बट्टे में माइनस का के, और ये नहीं बराबर है 5 बट्टा में माइनस का 7। तो दोस्तों इसको हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि बराबर वाला निकालना है और के का मान ज्ञात करना है। तो यहीं पर हमारा के है, यहाँ से हो जाएगा दोस्तों 7 दूनी 14 और ये 7 21 और ये 2 चौके 8। तो यहाँ से ये दोस्तों हो जाएगा माइनस का के बराबर में ये 3 गुने का 4, इनके माइनस उधर करेंगे तो हो जाएगा के बराबर में माइनस का 12। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है साई किसी काम को 17 दिन में कर सकता है जबकि बिंदु इसे 51 दिन में कर सकता है। साई पहले दिन काम करता है और बिंदु दूसरे दिन काम करता है और काम के समाप्त होने तक यह क्रम जारी रहता है। काम को पूरा करने में कुल कितने दिन लगे? क्योंकि साई जो है वह एक काम को कर रहा है 17 दिन में, क्योंकि एस फॉर साई वो काम कर रहा है 17 दिन में और बिंदु कर रहा है वह 51 दिन में, और ये दोनों जो कर रहे हैं एक दिन आता है साई और उसके बाद दूसरा दिन आता है बिंदु। तो इस काम को खत्म कर होने में कितना समय लगेगा यही पूछा है। तो इन दोनों का पहले टोटल कार्य निकाल लेंगे कि टोटल कार्य कितना है। तो इन दोनों का टोटल कार्य हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम। यहाँ से टोटल कार्य हो जाएगा 17 और 51 के एलसीएम इनकी 51। तो यहाँ से साई का क्षमता आ जाएगा 17 या 51 और बिंदु की क्षमता आ जाएगा 1, यानी कि एक दिन आता है साई और वो 3 मिनट करता है और फिर आता है बिंदु और वह दूसरा दिन कर देता है 1 मिनट। यानी कि यहाँ से देखते हैं अगर यहाँ से 2 दिन में कार्य हो रहा है 4 यूनिट। काम कितना करना है? काम करना है 51 यूनिट तक। तो दोस्तों यहाँ से 51 के नजदीक लेकर जाएंगे, यानी कि इधर अगर हम 12 से गुना करते हैं तो हो जाएगा बढ़ चौके 48, इधर ही 12 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 24 दिन कार्य हुआ और कार्य समाप्त हुआ 48 यूनिट। अभी कितना बचा है? अभी बचा है यहाँ से 48 से घटा देंगे तो यहाँ से बचा है 3 यूनिट और यहाँ पर आ गया बिंदु और कार्य कर कर चला गया। फिर कौन आएगा लास्ट में? लास्ट में आएगा साई, यानी कि लास्ट में एक दिन साई आया और वो कर दिया 3 यूनिट, क्योंकि टोटल कार्य की समाप्ति हो गई यहाँ से 51 यूनिट और टोटल दिन लगा 24 और 1 25, यानी कि 25 दिन में साई और बिंदु जो है वो दोनों में बारी बारी से कर कर काम को समाप्त कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हल करें 0.87 का क्यूब प्लस का 0.13 का क्यूब और बटे में है 0.87 का स्क्वायर और प्लस का 0.13 का स्क्वायर और माइनस का है 0.87 इंटू का 0.13, यानी कि यहां से दिया है 0.87 का क्यूब और प्लस में दिया है 0.13 का क्यूब और बटे में दिया है 0.87 का स्क्वायर प्लस का दिया है 0.13 का स्क्वायर और माइनस का दिया है 0.87 और इंटू का 0.13। तो दोस्तों हम लोग यहाँ से जानते हैं कि ए क्यूब और प्लस का बी क्यूब बराबर में होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी और इंटू का होता है ए प्लस बी। यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू के जगह पर दिया है 0.87 क्यू और 0.13 ये बी के जगह पर और यहाँ पर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि यहाँ से इसका जो मान दिया है वह दिया है इतना का मान और इतना बराबर होता है इतना, क्योंकि ये और ये कैंसिल आउट हो गया कि बच जाएगा ऊपर में कौन सा हमारा ऊपर में बच जाएगा केवल ए प्लस बी। यहाँ से हमारा हो जाएगा 0.87 और ये प्लस का हो जाएगा 0.13, यानी कि ये हो जाएगा 7 3 10 8 1 9 और 1 10 और ये 1, यानी कि इसका मान आ गया हमारा 1। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 14 मीटर व्यास वाला 10 मीटर गहरा कुआं खोदा गया और इससे निकली मिट्टी से इसके चारों ओर 21 मीटर चौड़ी एक तटबंध बना दी गई। तो तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी? क्योंकि कोई कुआं है 14 मीटर व्यास वाला, ये हो गया कुआं जिसका व्यास जो है वह 14 मीटर है और इसकी गहराई जो है वो कितना है दोस्तों? तो इसकी गहराई हो जाएगा 10 मीटर, यानी कि ये हो जाएगा 10 मीटर।
और इससे जो मिट्टी निकली है, क्योंकि यहाँ से जो मिट्टी निकली है खान कर इतना वाला, इसको बनाकर एक तो तटबंध बना दिया गया है। इस तटबंध की चौड़ाई कितनी है? इस तटबंध की चौड़ाई जो है ये वाला ये है 21 मीटर। तब पूछा है कि इस तटबंध की ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ से इस तटबंध की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा, यानी कि तटबंध की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा। तो यहां से इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा? कुएं का त्रिज्या हो जाएगा इसका 7 मीटर और यहां से हो जाएगा ये 7 मीटर। तो तटबंध की ऊंचाई पूछा है, तटबंध की ऊंचाई बराबर में हो जाएगा इस कुएं के त्रिज्या का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू का हो जाएगा इस कुएं की गहराई यानी कि 10 और बटे में हो जाएगा इस तटबंध की चौड़ाई यानी कि 21 और इंटू का हो जाएगा इस तटबंध की चौड़ाई और प्लस का हो जाएगा इस कुएं का व्यास यानी कि 21 और प्लस का हो जाएगा 14। तो यहाँ से हो जाएगा 7 का स्क्वायर यानी कि 49 और इंटू का हो जाएगा ये 10 और बटे में हो जाएगा ये 21 और इंटू का 21 और 14 यानी कि 35। ये कट जाएगा 7 से 49, ये 7 21 और ये 7 5 35 और ये 5 दूनी 10, क्योंकि तटबंध की ऊंचाई जो आ गया वो आ गया 2/3 मीटर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आलोक ने 75,000 रुपए की पूंजी से व्यापार आरंभ किया और 3 महीने के पश्चात चंदन ने 60,000 रुपए की पूंजी लगाकर उसके साथ मिल गया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो है वो 16,000 रुपया हुआ हो तो चंदन का हिस्सा कितना होगा? आलोक और चंदन, तो आलोक लगाता है 75,000 रुपया ये 1 साल के लिए यानी कि 12 महीने के लिए, और चंदन जो है वो आ रहा है कितने महीने बाद? वो आ रहा है 3 महीने के बाद, क्योंकि 3 महीने के बाद आता है और 60,000 रुपये का निवेश करता है। तो 3 महीने के बाद आएगा तो कितने महीने का इसका निवेश होगा? तो इसका निवेश होगा 9 महीने के लिए, यानी कि गुने का हो जाएगा 9। ये दोस्तों कट जाएगा 3 चौके 12 और ये 3 तिरिके 9 और ये 15 चौके 60 और ये 3 0 से 3 0 ये कैंसिल आउट और ये 15 5 75, क्योंकि इनका अनुपात आ गया 5:3 और 1 साल में उसको कितना लाभ हो रहा है? उन दोनों का हो रहा है 16,000 रुपया, यानी कि अनुपात में आ गया इनका 5:3 और इन्हीं का दिया है मान 16,000 रुपया। यहाँ से हो जाएगा 5 और 3 8, यानी कि 8 बराबर में हो जाएगा 16,000 रुपया, तो 1 बराबर में हो जाएगा 2,000 रुपया। तब किसका पूछा है? पूछा है कि चंदन का हिस्सा कितना होगा। तो चंदन का हिस्सा अनुपात में कितना है? वो है 3। तो यहाँ से 3 बराबर में निकाल लेंगे, 3 बराबर में हो जाएगा 2,000 इंटू का 3, यानी कि चंदन का हिस्सा जो आ गया वो आ गया 6,000। ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक नदी में एक आदमी 3 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में अथवा यानी कि या 15 किलोमीटर धारा के दिशा में नाव खेने में 3 घंटे लेता है, तो धारा की चाल क्या होगा? यानी कि दोस्तों यहां से अगर मानते हैं कि धारा की चाल जो है, धारा की चाल वो है y और नाव की चाल जो है, नाव की चाल है x। तो यहां से दिया गया धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में इन दोनों का रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो घट जाएगा, यानी कि यहां से हो जाएगा इन दोनों का रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई, और जो दूरी यह तय करता है यानी कि 3 किलोमीटर दूरी तय करता है, इसको टाइम लगता है 3 घंटे का, क्योंकि बट्टे में हो जाएगा 3, तो यहाँ से आ गया 1, यानी कि x माइनस वाई का आ गया 1। और फिर आगे बोल रहा है अथवा 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में इसका रिलेटिव स्पीड हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई, यानी कि 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको लग रहा है 3 घंटे का, तो इसका हो जाएगा दोस्तों 5 घंटा, यानी कि x प्लस वाई यहाँ से हमारा आ गया 5 और यहाँ से x माइनस वाई का मान है 1। यहाँ से पूछा है कि धारा की चाल क्या होगी, यानी कि y का मान क्या होगा। यहाँ से दोस्तों दोनों समीकरण को घटाएंगे, यानी कि माइनस वाला हो जाएगा प्लस और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, और ये प्लस वाला माइनस, तो प्लस का x और माइनस का x कैंसिल आउट,
और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 2y बराबर में ये 5 में से 1 जाएगा 4, क्योंकि यहाँ से y बराबर में आ गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि धारा की चाल है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं और प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आने की संभावना क्या है? ये 3 गो सिक्का है, ये एक सिक्का हो गया, ये 2 सिक्का और ये 3 सिक्का, और इसको उछाला जाता है और प्रत्येक सिक्के का एक ही पहलू ऊपर आने की संभावना क्या है? इनकी तीनों पर हेड हेड या टेल टेल या टेल, क्योंकि सिक्का जो होता है क्वाइन, इसमें होता है हेड और टेल, और तो तीनों में हो जाएगा हेड और टेल। पहलू ऊपर आने की घटना जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ से 1 और यहाँ से 1, यानी कि 2। तो यहाँ से आ गया घटना 2, लेकिन टोटल घटना कितना घटेगा? तो टोटल घटना घटेगा 2 के पावर 3, क्योंकि यहाँ से 3 गो सिक्का है और 2 ठो इसमें होता है हेड और टेल, इसलिए यहाँ पर किया 2 के पावर 3। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 2 बट्टे में 2 के पावर 3, यानी कि 8। यहाँ से हो जाएगा बट्टे में 8, ये हो जाएगा 1 बट्टे में 4, यानी कि प्रत्येक सिक्का का एक ही पहलू ऊपर आने की परीक्षा आ गया 1 बट्टा में 4। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए और बी दो नल एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नल एक ही समय चालू किए गए हैं। अगर टंकी को 24 मिनट में भर देना हो तो दूसरा नल कब बंद कर दिया जाना चाहिए? क्योंकि 2 नल है, जिसमें कि ए जो नल है वो किसी टंकी को भर रहा है 30 मिनट में और बी किसी टंकी को भर रहा है 40 मिनट में। ठीक है, यहाँ से निकालेगा टंकी की क्षमता, ये टंकी की क्षमता जो हो जाएगा, क्योंकि टोटल कार्य ये हो जाएगा 30 और 40 का एलसीएम। तो 30 और 40 का एलसीएम कितना होता है? तो 30 और 40 का एलसीएम होता है 120। यहाँ से हो जाएगा 120, तो यहाँ से ए की क्षमता कितना आ जाएगा? ए की क्षमता जो आ जाएगा वो आ जाएगा 4 और बी की क्षमता आ जाएगा 3, जिसमें कि बोल रहा है कि अगर टंकी को 24 मिनट में भर देना हो तो दूसरा नल कब बंद कर दिया जाना चाहिए? यानी कि दूसरे नल को बंद कर दिया जाता है, लेकिन पहला नल जो है वो कंटिन्यू अंतिम तक कार्य करता है। यानी कि पहले नल ए की क्षमता कितना है? 4, और ये काम कितना चल रहा है? यह चल रहा है 24 मिनट तक, यानी कि यहाँ से 1 मिनट में ये कर रहा है 4 यूनिट। यहाँ से 24 मिनट में कितना करेगा ए जो करेगा 24 मिनट में वो करेगा 4 इंटू का 24, यानी कि 96 यूनिट। 96 यूनिट काम जो कर रहा है वह केवल ए कर रहा है शुरू से लेकर अंत तक। यहाँ से 120 में से 96 घटा देंगे, यहाँ से हो जाएगा 24, और यही शेष काम यानी कि 24 जो काम बच गया है वह बी कर देगा, और इसी को काम कर बी को बंद कर दिया गया। यहाँ से बी कितना कर रहा है? 1 मिनट में बी काम कर रहा है 3 यूनिट, क्योंकि यह काम कर रहा है 1 मिनट में 3 यूनिट, और करना कितना है? 24 यूनिट। तो यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 8 मिनट। टंकी बी को जो है वो 8 मिनट भरने के बाद बंद कर दिया जाएगा, तो टंकी जो है पूरी तरह से 24 मिनट में भर जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में बोल रहा है 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10 और 11 आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। यहां से दिया है 11, 13, 9, 17, 13, 19, 10, 11 और इन्हीं का पूछा है परिसर। परिसर मतलब दोस्तों परिसर पूछा है, परिसर का इंग्लिश होता है रेंज, यानी कि यहां से रेंज पूछा है, तो रेंज बराबर में होता है उच्च सीमा और माइनस का होता है निम्न सीमा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? उच्च सीमा कितना है? उच्च सीमा जो है वह है 19, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 19, और माइनस का निम्न इसमें कितना है? कि सबसे छोटी संख्या कितना है? वह है 9, कि माइनस क्या हो जाएगा? 9। यहाँ से आ जाएगा परिसर बराबर है हमारा 10। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि a प्लस 1 बट्टा में a बराबर में 2 हो तब aq प्लस 1 बट्टा में aq का मान क्या होगा? यानी कि यहाँ से दोस्तों दिया है कि a प्लस
वन बटा में ए का मान दिया है 2। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि ए प्लस वन बटा में ए बराबर में एक्स रहेगा, और ए क्यू प्लस वन बटा में ए क्यू अगर पूछेगा तो ये हो जाता है एक्स क्यू और माइनस का 3x। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एक ए प्लस वन बटा में ए का मान दिया है 2, यानी कि एक्स का मान दिया है 2। तो यहाँ से हो जाएगा ए क्यू प्लस वन बटा में ए क्यू का मान यानी कि 2 का क्यू और माइनस का हो जाएगा 2 गुने में 3। तो यहाँ से आ जाएगा 2 का क्यू यानी कि 8 और ये हो जाएगा माइनस का 3 दूनी 6। तो यहाँ से आ गया ए क्यू प्लस वन बटा में ए क्यू का मान 2। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई कोण अपने कोटि पूरक कोण का दोगुना हो तो उस कोण की माप डिग्री में कितनी होगी। यानी कि कोई कोण है और यह जो है वो अपने कोटि पूरक कोण का दोगुना है, यानी कि कोटि पूरक कोण का दोगुना है। यहां से हो जाएगा कोण बट्टे में हो जाएगा यहां से कोटि पूरक और इनका अनुपात हो जाएगा 2 बट्टे में 1। तो यहां से दोस्तों देखने पर है पूरक, तो पूरक जो होता है वो होता है 90 डिग्री का, और यहीं पर आता है समपूरक, तो समपूरक होता है 180 डिग्री का। यानी कि यहाँ से कितना हो जाएगा दोनों कोणों का योग, यहाँ से दोनों कोणों का योग हो जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से कितना हो जाएगा टोटल योग, टोटल योग हो जाएगा हमारे अनुपात में 2 और 1 3, क्योंकि 3 का मान दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 30 डिग्री। तब पूछा है उस कोण का मान, यानी कि ये वाला कोण का मान, तो ये कोण का मान कितना है अनुपात में 2 है। तो यहाँ से 2 बराबर में हो जाएगा 30 गुने में 2, यानी कि वो कोण जो है वो है 60 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6.20 प्रति किलो वाले चावल और 7.220 रुपए प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण जो है वो 6.50 प्रति किलो हो जाए। यानी कि यहाँ से दे रहा है 6.20 प्रति किलो चावल को, यानी कि यहाँ से देगा 6.20 और यहाँ पर कितना दिया है, यह दिया है 7.20। और इसी को दोस्तों किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो मिश्रण प्राप्त हो वो प्राप्त हो 6.50। तो यहाँ से ये हो जाएगा ऐसे, तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 7 20 में से 6 50 घटेगा, इनकी ये हो जाएगा 0.70 और ये दोस्तों हो जाएगा 6 50 में से 6 20 घटेगा, तो ये हो जाएगा 0.30। तो यहाँ से दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट और यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यानी कि यह जो अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 7:3। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कॉस इनवर्स माइनस का 1 और माइनस का है साइन इनवर्स 1 का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कॉस इनवर्स माइनस का 1 और इधर दिया है माइनस का साइन इनवर्स 1 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, क्योंकि पाई का मान रेडियन में होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हम दोस्तों लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई और ये माइनस का हो जाएगा साइन इनवर्स, ये दोस्तों 1 है, यानी कि साइन 90 डिग्री का मान जो होता है वह होता है 1। यहाँ से साइन 90 डिग्री यानी कि साइन π/2, यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स साइन का π/2। फिर दोस्तों इनवर्स ले ये कॉस कट गया और ये इनवर्स ले ये साइन कट गया, क्योंकि यहाँ से हमारा फाइनली आ गया पाई माइनस पाई बटा में 2, तो 2 एलसीएम हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 2 पाई माइनस का पाई बटे में 2। तो यहाँ से 2 पाई में से 1 पाई घटेगा, यानी कि ये हो जाएगा पाई और ये बटे में हो जाएगा 2, यानी कि इतना का मान आ गया हमारा π/2। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर जो है वो पहले की तुलना में 16 अधिक आया। तो संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि मान लीजिए वो संख्या जो है वो संख्या है 1 से, और बोला गया है कि एक छात्र जो है वो इस संख्या को 1/15 से गुना करने के लिए बोला गया था।
यानी कि x/15 करने के लिए बोला गया था, लेकिन वो बकलोला क्या किया, वो 1/15 से गुना न कर वो कर दिया 1/3 से, x/3 कर दिया, जिससे कि उसका उत्तर जो है वो पहले की तुलना में 16 अधिक आ गया। तो दोस्तों इन दोनों का संख्या का जो अंतर आ गया वो हो जा रहा है 16। यहाँ से अंतर निकाल लेंगे, यानी कि x-3 और माइनस का हो जाएगा x/15 बराबर में 16। तो यहाँ से 15 एलसीएम, यहाँ से ये हो जाएगा 3 5 6 15, यानी कि 5x और ये माइनस का हो जाएगा x बराबर में 16। तो 5x में से x जाएगा, तो यहाँ से ये हो जाएगा घटकर, यानी कि 4x बटे में ये हो जाएगा 15 और बराबर का हो जाएगा 16। तो एक कर जाएगा 4 बार में और ये चला जाएगा इधर, यानी कि ये गुना में हो जाएगा। तो यहाँ से x यानी कि संख्या बराबर में आ जाएगा 4 गुने में 15, यानी कि 15 चौके 60, यानी कि वो संख्या जो है वो है 60। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी नगर की जनसंख्या 3,60,000 है और उसके विभिन्न व्यवसाय निम्नांकित वृत्त चित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। इस वृत्त चित्र का अध्ययन करके निम्नलिखित प्रश्नों के ठीक उत्तर चुनिए। क्योंकि यहाँ से वृत्त में देखते हैं, यहाँ से किया है नौकरी, नौकरी का परसेंटेज किया है 120, और यहाँ से उद्योग का किया है वह किया है 72 डिग्री, और व्यापार का किया है वह किया है 36 डिग्री, और कृषि पर किया है 108 डिग्री, और परिवहन पर किया है 24 डिग्री, और नगर की जनसंख्या जो है वो 3,60,000 है। टोटल परसेंटेज में कितना है हमारा, टोटल परसेंटेज में हमारा आ जाएगा 120 प्लस 72 प्लस 36 प्लस 108 और प्लस का 24। टोटल यहाँ से हमारा परसेंटेज में आ जाएगा 360 डिग्री। 360 डिग्री का मान दिया है 3,60,000। यहाँ से एक बराबर में हो जाएगा, या 360 से 360 कैंसिल आउट, एक बराबर में आ जाएगा 1,000। ठीक है, प्रश्न में बोला है कृषि की अपेक्षा नौकरी में कितने अधिक व्यक्ति लगे हैं। तो ये 8 है कृषि का और यह है नौकरी का 120, यानी कि कितना लोग अधिक लगे हैं, वो लगे हैं डिग्री में 12। इनकी यहाँ से 12 बराबर में हो जाएगा 1,000 गुने का 12, यानी कि 12,000 है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a का 90% बराबर है b का 30% तथा b बराबर में है a का x%, तब x का मान क्या होगा। यानी कि a का 90%, a का 90% बराबर में है b का 30% के, कि b का 30% के बराबर है। यहाँ से परसेंटेज कैंसिल आउट, और यहाँ से ये हो जाएगा 30/90। यहाँ से हम दोस्तों लिख सकते हैं a, और ये आ जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा बट्टा में b, और यहाँ पर बच्चा 1 और ये चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा बट्टा में, यानी कि बट्टे में 3। और फिर आगे बोल रहा है कि b बराबर में a का x% है, यानी कि b बराबर में है a का x%। तो ये दोस्तों गुना में इधर रहेगा तो ये हो जाएगा भागा में, यानी कि b बट्टे में a आ जाएगा x बट्टे में 100, और यहाँ पर a बट्टा में b 1/3, और यहाँ से b बट्टा में a बराबर में हो जाएगा 3/1, कि यहाँ से हो जाएगा 3/1 बराबर में x बट्टा में 100। यहाँ से तिरछा गुना हो जाएगा, क्योंकि x बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 100 गुने 3, यानी कि 300। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 34.950 प्लस का 240.016 और प्लस का 23.980, इसका योग क्या होगा। क्योंकि यहाँ से दिया है 34.950, फिर आगे दिया है 240.016, 240.016, और अगला दिया है 23.980, 23.980। इसका योग करेंगे, ये हो जाएगा 6, ये 8 5 13 और 1 14 के 4 हासिल 1,
और ये 9, 9 18 और 1 19, 19 के 9 80, 1, ये 4 3 7 और 1 8, और ये 2 3 5, 5 4 9, और यहाँ पर हो जाएगा ये 2 1 298.94 ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मिसेज सक्सेना अपनी कुल आय का 20% गृह किराए पर तथा शेष का 70% गृह खर्च पर लगाती है। यदि वह 1800 रुपये का बचत करती है तो उनकी कुल आय क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि मिसेज सक्सेना की जो आय है वो टोटल आय है 100 रुपया, ठीक है, जिसमें कि वह गृह किराए पर कितना खर्च करती है कि गृह किराए पर वो खर्च करती है अपनी कुल आय का 20%, क्योंकि 100 का 20% अगर निकालेंगे ये हो जाएगा 100 गुने 20 बटा में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, यानी क्या आ जाएगा 20 रुपया, यानी कि वह गृह किराए पर जो खर्च कर रही है वह कर रही है 20 रुपया, और शेष का 70%, क्योंकि जब गृह किराए पर दे दिया 20 रुपया तो कितना उसके पास बचा है, अब उसके पास शेष बच गया है, वह बचा गया है 80 रुपया, और इस 80 रुपये पर वो 70% गृह खर्च पर लगाती है, क्योंकि गृह खर्च पर वो लगाती है शेष का 80 का 70%। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 0 0, क्योंकि यहाँ से हो जाएगा 7 बटे 56, गृह खर्च पर जो रुपया लगा रही है वो लगा रही है 56 रुपया। फिर आगे बोल रहा है यदि वो 1800 रुपये बचत करती है तो कितना रुपया खर्च कर दी, वो पहले कर रही है 20 रुपया, फिर कर रही है 56 रुपया, जो टोटल रुपया खर्च कर रही है वो कर रही है 50 में 20 यानी कि 76 रुपया। तब अब उसके पास कितना बच गया, अब उसके पास बच गया है कितना, उसका आया है 100 रुपया, तो 100 में से 76 जाएगा तो बच जाएगा 24 रुपया, और इसी 24 रुपया का मान जो दिया है वह दिया है 1800 रुपया, कि 24 बराबर में हो जाएगा 1800, तो यहाँ से कट जाएगा 6 चौक 24 और ये 6 18 और ये 7 चौक 28, 2 4 5 20, यानी कि एक का मान यहाँ से आ गया 75। तो टोटल आय पूछा है, तो टोटल आय कितना माने है, वो माने है 100 रुपया, यहाँ से 100 बराबर में हो जाएगा 75 गुने में का 100, यानी कि 7500 जो रुपया है वह मिसेज सक्सेना की कुल आय है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 100 संख्याओं का औसत 44 है और इन 100 तथा 4 दूसरी नई संख्या का औसत 50 है, तो जोड़े गई 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। कि 100 संख्याओं का औसत कितना है, 100 संख्याओं का औसत है 100 संख्या का औसत है यानी कि एवरेज है वह है 44। यहाँ से जो निकाल लेंगे कि 100 संख्या का योग हो जाएगा 44 गुने का हो जाएगा 100, यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 44 100, ये 100 संख्या का योग आ गया। फिर आगे बोल रहा है कि 100 तथा 4 दूसरी नई संख्याओं का औसत 50 है, क्योंकि 100 प्लस के 4 नए यानी कि 104 संख्याओं का जो औसत है वह है 50, तो इसका योग कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 50 इंटू का 104। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा 0 5 के 20 के 0 ये 2 यानी कि 5, क्योंकि 104 संख्या का जो आ गया 5200। तो दोस्तों पूछा 4 नई संख्याओं का औसत, तो दोस्तों पहले निकालेंगे 4 नई संख्याओं का योग, यानी कि अगर हम 52 में से 44 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, ये 104 में से अगर 100 जाएगा तो बचेगा 4, यहाँ से 4 संख्याओं का योग आ जाएगा, 4 संख्याओं का योग वो हो जाएगा 5200 और माइनस का 4400। ये दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 00, ये 12 में से 4 जाएगा 8 यानी कि 800। इसका औसत निकाल देंगे क्योंकि 4 संख्याओं का एवरेज हो जाएगा वो टोटल संख्याओं का योग और बॉटम टोटल संख्या यानी कि 4, ये कट जाएगा यानी कि यहाँ से आ जाएगा 200। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि द्विघातीय समीकरण 6x² माइनस 5x प्लस में 1 बराबर में 0 के 2 मूल अल्फा और बीटा हैं तो इनके मूलों के वर्गों का योग क्या होगा। द्विघात समीकरण 6x²
माइनस का दिया है 5x और प्लस का 1 बराबर में 0, जिसमें कि पूछा है अल्फा का स्क्वायर और प्लस का बीटा का स्क्वायर का मान पूछा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर में होता है x का गुणांक यानी कि -b बटा में a। तो -b जो होता है वो x का गुणांक होता है और a जो होता है वो x स्क्वायर का गुणांक होता है। यहाँ से हो जाएगा माइनस का, यहाँ से x का गुणांक कितना है, x का गुणांक जो है वो -5 है, यहाँ से हो जाएगा -5 और बटे में हो जाएगा a का गुणांक यानी कि x स्क्वायर का गुणांक यानी कि 6। यहाँ से आ गया अल्फा प्लस बीटा का योग 5 बटा में 6 आ गया। अब निकालते हैं मूलों का गुणनफल, अल्फा गुने बीटा, यह हो जाएगा c बटा में a। c जो है वो अचर पद है यानी कि 1 और a जो है वो x स्क्वायर का गुणांक है। यहाँ से हो जाएगा 1 बटे में 6। तब पूछा है अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम करते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर तो ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू अल्फा इंटू का बीटा। यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का कितना है 5 बट्टा में 6 है। यहाँ से 5 बट्टा में 6 का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर और प्लस का 2 इंटू हो जाएगा ये अल्फा इंटू बीटा के गुणनफल कितना है 1 बट्टा में 6 है, ये हो जाएगा 1 बट्टे में 3। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36 और ये प्लस किधर आ जाएगा कि माइनस के 1 बट्टे में 3 बराबर में हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर। यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 12×36 यानी कि 12 बराबर में अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर। ये 25 में से 12 जाएगा क्योंकि 13 बटा में 36 बराबर में आ जाएगा अल्फा का स्क्वायर प्लस का बीटा का स्क्वायर, यानी कि उनके दो मूलों के वर्गों का योग आ गया 13 बटा में 36। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से किस राशि के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के मध्य अंतर जो हो जाएगा वो 283.50 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि मूलधन जो है यानी कि P वह है 1000 रुपया, ठीक है, जिसमें कि रेट दिया है 15% और टाइम दिया है 3 साल। तो दोस्तों यहाँ से पहले हम लोग CI निकाल लेंगे, उसके बाद SI निकाल लेंगे और दोनों का अंतर करके देखते हैं कि कितना मूलधन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ CI निकालेंगे तो CI का मतलब होता है साधारण ब्याज पर लगने वाले ब्याज को ही बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। यहाँ से 1 वर्ष का साधारण ब्याज हो जाएगा 1000 का 15 इंटू का 1 और बटे में हो जाएगा 100। ये 2 0 कैंसिल आउट यानी कि 150। ये हो जाएगा 150 फिर 150 फिर 150, क्योंकि 1 वर्ष का साधारण ब्याज है, फिर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज है और ये तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज है। और जो साधारण ब्याज पर जो ब्याज लगेगा वो हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्योंकि अगर 150 का अगर हम निकालेंगे फिर 15%, 150 का 15% तो ये हो जाएगा 1 2 से 1 कैंसिल आउट और ये 5 3 15 और ये 5 दूनी 10, इनकी हो जाएगा 45 बटे में 2 इनकी 22.5। यहाँ से ये हो जाएगा 22.5 और इसका दोगुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 45, फिर 22.5 का निकाल देंगे 15% यानी कि 45 बटा में 2 को निकालते हैं 15% तो ये हो जाएगा ये 15 5 75 7 15 जो को 60 और 7 67 यानी कि 675 बटे में 200। ये दोस्तों कट करा जाएगा, इनकी हो जाएगा 3.375। यहाँ से आ गया हमारा 3.375, इनकी ये हो गया साधारण ब्याज 3 वर्ष का और ये हो गया टोटल ये 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। इनकी चक्रवृद्धि ब्याज में से अगर हम साधारण ब्याज को घटा देंगे तो ये दोनों अंतर जाएगा। इनके अंतर कितना का हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 प्लस का 22.5 और प्लस का हो जाएगा 3.375। इसको दोस्तों अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये 7 और ये 5 और 3 8 दशमलव का ये 22 और 3 25 25 और 45 25 से 5 30 30 और 40 70 70.875 और इसी का मान जो दिया है
वह दिया है दोस्तों प्रश्न में, वह 283.50 दिया है, 283.50। यहाँ से एक बराबर में हो जाएगा 283.50 और ये बाटा में आ जाएगा 70.875। तो मूलधन पूछा है, तो मूलधन कितना माने है 1000। यहाँ से 1000 बराबर में हो जाएगा 283.50 और बटे में 70.875 और इंटू का हो जाएगा 1000। तो इसको दोस्तों काटेंगे, ये आ जाएगा पूरा हमारा 4000 रुपया, क्योंकि वो राशि जो था वो धनराशि वो था 4000 रुपया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 7% का धोखा देता है, तो उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत है? वो बेचते समय 7% का धोखा करता है और तौलते समय भी वो 7% का धोखा देता है। क्या इसका टोटल लाभ हो जाएगा कि टोटल प्रॉफिट वह हो जाएगा x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई और प्लस क्या एक्स वाई बटा में 100 हो जाएगा। इस प्रोग्रेसिव मेथड से बन जाएगा। यहाँ से हो जाएगा x यानी कि 7 प्लस का 7 और प्लस का 7 गुने 7 और ये बटा में हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 7 7 14 और ये हो जाएगा 100 7 49, 49 बटा में 100। यहाँ से हो जाएगा 14 प्लस का ये 0.49, यानी कि इसका टोटल लाभ हो जाएगा 14.49%। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो धावक समान दूरी को क्रमशः 15 एवं 16 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करते हैं। दोनों की दूरी बताइए यदि एक की अपेक्षा दूसरे को 16 मिनट अधिक समय लगता है। तो यहाँ से टाइम का रेशियो हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा ठीक अपोजिट, यानी कि 16 अनुपात का हो जाएगा 15। और प्रश्न में बोल रहा है कि एक की अपेक्षा दूसरे को 16 मिनट अधिक समय लगता है, क्योंकि इन दोनों के टाइमों का अंतर दिया है 16 मिनट। और यहाँ से कितना अंतर है, यहाँ से अंतर हो जाएगा हमारा अनुपात का 1 और टाइम का दिया यहाँ से 16। यहाँ से 1 बराबर में आ गया 16, यहाँ से 16 बराबर निकाल देंगे, कि 16 बराबर में हो जाएगा 16 इंटू का 16 यानी कि 256 मिनट। इसको घंटा में बदलेंगे, यानी कि 60 से भाग दे देंगे, ये हो जाएगा घंटा में। ठीक है, तब पूछा है दूरी, तो पहले की चल कितना है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि 15 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर में हो जाएगा ये डी और बटे में टी कितना हो जाएगा, ये जगह 256 बटा में 60, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा, यानी कि 15 बराबर में हो जाएगा 60 डी और बटे में हो जाएगा 256। ये कर जाएगा 15 चौके 60 और ये 6 चौके 24 और ये 4 चौके 16, यानी कि यहाँ से 64 आ जाएगा इधर, यहाँ से आ जाएगा डी बराबर में 64 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 10 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री था। यदि टावर की ऊंचाई जो है वो 70 मीटर थी, तो प्लेटफॉर्म टावर से कितना दूर था? क्योंकि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है और यहाँ प्लेटफॉर्म की ऊंचाई जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, और प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण, यानी कि यहाँ पर एक टावर है और इसके शीर्ष से इस टावर का उन्नयन कोण जो है वह है 30 डिग्री। और टावर की ऊंचाई कितना है, तो टावर की ऊंचाई यहाँ से दिया है 70 मीटर, यानी कि यहाँ से ये टोटल दूरी दिया है 70 मीटर। यहाँ से ये हो गया 10, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि 30 के सामने वाला जो भुजा होता है वह होता है 1 और नीचे होता है √3 और ये होता है 2। तब पूछा है कि प्लेटफॉर्म टावर से कितना दूर था, यानी कि ये वाला दूरी पूछा है, प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी पूछा है। तो यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 60, यहाँ से √3 है तो √3 बराबर में हो जाएगा 60 इंटू का √3, यानी कि 60 √3 जो है वो प्लेटफॉर्म से टावर की बीच की दूरी है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 9 और 12 के लिए तीसरा अनुपात क्या है? तो दोस्तों यहाँ से पूछा है तृतीय अनुपात, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 9 अनुपात का 12 और समान अनुपात हो जाएगा 12 अनुपात का A।
तो यहाँ से हो जाएगा ये 12 इंटू 12 और इंटू का हो जाएगा 9 इंटू ए, यानी कि 12 इंटू का 12 बराबर में हो जाएगा 9 इंटू का ए। तो ये दोस्तों कट जाएगा 3 के 9 और ये 3 चौक के 12 और ये 3 चौक के 12, इनके यहाँ से तृतीय अनुपात आ गया यहाँ से 16। दोस्तों इसको ऐसे बना सकते हैं या इसको एक ठो सूत्र होता है, क्योंकि 9 और 12 का तृतीय अनुपात पूछा है। तृतीय अनुपात, तो तृतीय अनुपात बराबर में होता है, वह होता है b का स्क्वायर बटे में a, यानी कि यहाँ से ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। तो यहाँ से b कितना है 12 है, कि 12 इंटू का 12 और बट्टे में हो जाएगा a यानी कि 9, तो ये हो जाएगा 3 का 9 और ये 3 चौक के 12 और ये हो जाएगा 3 चौक के 12 यानी कि 16। तो दोस्तों इसको ऐसे भी बना सकते हैं या ऐसे भी कर बना सकते हैं, जैसे आपका मन होगा वैसे आप बना लीजिएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक एजुकेशन ग्रुप 3.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो क्लास के PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन ग्रुप 3.0 में जुड़ जाइए और वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।